कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी, किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया, उससे किसी से बात भी नहीं की गई। और जब दिल्ली के अंदर डेल्टा वेव चल रही थी उस दौरान ये हरकत हुई कि डेल्टा वेव के दौरान भारतवासी काम के अभाव में होटल, अस्पताल, बाकी चीजें बंद पड़ी थी। अस्पतालों का क्या हाल था आप सब जानते हैं। उन सब के अभाव में दिल्ली छोड़ छोड़ कर जा रहे थे और उनके पास कोई रोटी रोजगार नहीं था। उस समय ये काम कर रहे थे कि डायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहे थे कि 144.36 करोड़ जो है वो माफ कर दो। मेरा तीसरा सवाल कि L1 का जब टेंडर लगता है किसी भी कंपनी का, तो उस L1 के टेंडरिंग से पहले आपको कुछ जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना पड़ता है। वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है 30 करोड़ का दिया गया एक कंपनी द्वारा, और उस 30 करोड़ के अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को अगर L1 की प्रोसेसेस को फॉलो नहीं किया, अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एयरपोर्ट अथॉरिटी का चाहिए था, कुछ और चाहिए था, आप वो काम नहीं करके आप अपना सरेंडर कर देते हैं, तो जो आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो फोरफीट हो जाता है, वो सरकारी खाते में, खजाने में चला जाता है। लेकिन इस केस के अंदर ये जो 30 करोड़ रुपए थे, बिना अप्रूवल, बिना प्रोसेसेस, बिना नियम, बिना कानून फॉलो किए हुए उस कंपनी को वापस किया गया। मेरा चौथा सवाल कि 50 रुपए जो विदेशी अल्कोहल है और खास तौर पे बियर, तो 50 रुपए पर केस की एग्जेम्पशन जो है वो एग्जेम्पशन दी गई बियर के केसेस पर जो इंपोर्टेड लिकर था, विदेश से आने वाला जो अल्कोहल था, लिकर था, उसके ऊपर 50 रुपए पर केस की एग्जेम्पशन, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी कैबिनेट नोट के, बिना किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के, बिना LG को सूचित किए, ये 50 रुपए भी पर केस कम किया गया, जिसकी वजह से जो दिल्ली की जनता है उनके जो टैक्स के फायदे थे, जो उनको पैसा आना था, वो सब जो है जनता के पैसे का लगातार नुकसान किया गया। इसके बाद जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है खाओ गली नाम की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको इन्होंने 2 जोन्स के ठेके दिए हैं। 2 जोन्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दिया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये केजरीवाल जी तथ्यों के साथ दें तो हम सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट असेस करने में मदद होगी। एक कार्टलाइजेशन जो है टेंडरिंग प्रोसेसेस के अंदर, कार्टलाइजेशन बंद होती है कि हम 4-5 लोग तय कर लें आपस में कि हम 4-5 कंपनियां फ्लोट करेंगे और उसी के आधार पर मिलजुल के हेराफेरी करके हम इकट्ठे टेंडरिंग में उतरे और टेंडरिंग प्रोसेस में कि इसको मिले तो मैं पार्टनर, मेरे को मिले तो ये पार्टनर, इस तरीके की जो चीजें हैं वो अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस सारी जो लिकर पॉलिसी है जिसके अंदर सब धांधलेबाजी हुई है, उसके अंदर कार्टलाइजेशन की प्रोसेस जारी थी। मंगूटा एक कंपनी है, वो मंगूटा कंपनी एक इंडोस्प्रिट और एक खाओगली, ये 3-4 कंपनियों की कार्टलाइजेशन के बाद ये काम हुआ। और इन सब के पीछे श्रीनिवास आलू रेड्डी का जो है MSR का क्या लेना देना है, कितने पैसे लगे, क्या है, इसकी अगर वो ब्यौरा देंगे तो जनता को सहूलियत होगी ईमानदार का सर्टिफिकेट असेस करने में। तो आज जो है हम यही बताने आए हैं कि इन सब इलीगल, गैर कानूनी चीजों को लेकर जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी नोट है उसमें कोई मरने जीने वाला नहीं, कोई आग नहीं लगी, कोई आपदा नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो 48 घंटे के नोटिस के बिना एजेंडा सर्कुलेट किए हफड़ तफड़ में इनको ये कागज क्यों साइन करने पड़े, और ये जरा हम सबको बता दें। तो बेसिक जो हमारी बात है वो यही है कि जो अल्कोहल के ऊपर, लिकर के ऊपर
टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस जनता के काम आने वाला पैसा है। लेकिन इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं, और सीधे सीधे तौर पर वो लाइसेंसेस, वो निर्णय जो है, उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है, जिसमें वेवर ऑफ फीस इत्यादि इन्होंने दिया है। अब इसी बात को मैं जो अंग्रेजी चैनल्स हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि इन अ नॉन कन्फर्मिंग मैनर एंड इवन वार्ड्स, मैं डिटेल में नहीं जा रही, ये सवाल मैंने पूछ लिए हैं, एक वार्ड के अंदर 2 ठेके खोलने का, फिर 2 से अधिक खोलने का, उसकी भी कोई परमिशन नहीं थी, वो भी इन्होंने काम किया है। जो पीनल एक्शन जिन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था, वो पीनल एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि उनके जो पेट लाइसेंसेस है वो कैंसिल होने चाहिए, वो नहीं हुए। जो स्कूल आदि हैं उनके आसपास ठेके खोलने का, मार्केट प्लेसेस जहाँ पे महिलाएं, और जैसे साउथ एक्स मार्केट है, कोटला में ऑलरेडी एक ठेका चलता था, एक और इन्होंने खोला। जनता की हाहाकार मची, महिलाओं के ग्रुप, सिविल सोसाइटी और सबने इसका जो है विरोध किया। बावजूद उन तमाम चीजों के इन्होंने अपनी लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं बदली, और जो नुकसान हुआ वो देश की जनता और दिल्ली की जनता का हुआ, क्योंकि इन्होंने लिकर माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए जो है पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। और आई कैन ओनली से दैट ऑल दिस exercise was undertaken with ulterior motives which do not meet the eye, and what kind of losses have happened to public exchequer can only be, it's only for everybody to guess that what kind of monetary transactions have taken place is what we all wish to understand. And this so-called the sticker of Imandar Sarkar will be given to you later when you decide to answer us on facts. The very first fact is on 25th October 2021, this was a notice issued by Excise Department of Delhi to the companies concerned who were part of the cartelization process in tendering process itself. What happened to this notice? What action was taken? What investigation happened? Whether any action was taken or not undertaken is what we want to understand. And please answer specifically pertaining to the notice, and don't talk about Imandar Beiman Sarkar. The second question is on 14 July 2022, 1 week ago, without a cabinet note, without an approval, 144.26 crore was waived off from the liquor cartel. And this was done without adequate approvals, without proper notice to the Lieutenant Governor and other authorities who, as part of processes, approvals need to be taken in a process and rule-bound manner, which has not been done. And then all right, let's quickly try and get a sense of perspective, because there are some sensational claims being made by the BJP as it slammed the Delhi government for misappropriating the excise policy for its ulterior motives, for its benefits, causing loss to the public exchequer. Let's try and get in a sense of perspective from our political editor, Maria Shakil, who's joining me on the phone line. Maria, how do you see this now escalating? The kind of revelations that have now come in, or are the charges that the BJP is making, that's certainly going to now make the possibility of the CBI stepping in more real. Yes, so the CBI inquiry, if you remember, was initially recommended in Delhi Chief Secretary's report, which was filed earlier this month. And all of them had shown that prima facie there have been violations. Now, with the Lieutenant Governor sending that recommendation, the CBI will be filing complaints. So, you know, when we say it's a real possibility with that letter that has been written by the Lieutenant Governor, yes, it is. The report, which is now there in the public domain, clearly talks about deliberate and several procedural lapses as well, and some kind of benefits to liquor licensees. Now, the BJP says that it is the Aam Aadmi Party which clearly stands exposed.
because they put up some kind of charade of being honest. The Aam Aadmi Party says that they had sensed it, and that is the reason. If you look at what Mr. Kejriwal had said, that a month ago, soon after Satyendra Jain was taken into custody by the investigating agencies, at that time itself, the Aam Aadmi Party had said that the second person who will be arrested by central agencies would be Manish Sisodia, because he is someone who understands the Delhi government's policy as well. So he's also on the radar. So now Mr. Kejriwal is saying that he stands vindicated in terms of his own speculation and perhaps his own fears. But it has escalated. It has been escalated. The Aam Aadmi Party is not backing off, neither is the BJP. They understand fully well that this will have, its direct political ramifications in the MCD polls. So there will be political war that will be playing out between the two sides, and also the legal warfare which has begun with this, formal recommendation that has gone from the Lieutenant Governor. Right. Mario, also if you could take us through how this is a matter which has been under the scanner ever since November 2021, when the Aam Aadmi Party government in Delhi went ahead and changed that excise policy, and how the current ramifications which we are looking at, whether legally or politically, are in fact a consequence of what happened back in November, when the Congress and the BJP both had voiced their opposition. Yes, both had opposed the policy, and they had lodged a complaint also with the Lieutenant Governor of Delhi, as well as the central agencies, and they had demanded that there is a need for a probe into the new excise policy. The Delhi unit of the BJP had also organized a protest to seal illegal liquor shops as well, and they were selling, alcohol in non-conforming areas. The question that was raised by Delhi BJP chief some time back was also this, that the new policy will only lead to sale of spurious liquor and promote crime in general. But I think it's the larger use of agencies which will be something that the Aam Aadmi Party is questioning, and that is something that will be going on from here onwards too. Many thanks, Maria, for bringing in all those details. And with that, let's also quickly play out some very crucial political reactions that have poured in. Let's start with the Delhi CM Arvind Kejriwal. अब हमारे देश के अंदर एक नया